हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल में जो महत्वपूर्ण शुरुआत हमने की है, भूगोल के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 12 के हमने करने शुरू किए हैं, उसका सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं, आज उनका हम सॉल्यूशंस देखेंगे। स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम करेंगे कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको कक्षा 6 से 12 तक के लिए हर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। यानी एक ऐसा मंच जहां पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर पढ़ाई करके अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, जो पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसके प्रकृति विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ये सारी वन चैप्टर रिवीजन और कंसेप्ट वीडियोस में भी हमने देखा। अब आइए इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहे हैं और इनका जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प है, इसका सही उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? यानी ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो उसका वर्णन कौन सा नहीं करता, यह आपको समझना है। पहला, ये समाकलनात्मक अनुशासन है। अच्छा, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, जाहिर सी बात है मानव भूगोल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। द्वैधता पर आश्रित है, निश्चयवाद, नियतिवाद, वो सारी चीजें। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद ज्योग्राफी या भूगोल से मेल नहीं खाता है, बल्कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ये समकालीन समय में और ज्यादा प्रासंगिक या कंटेम्पररी बन गया है, और ज्यादा रिलेवेंट बन गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये तीनों ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, मगर जो चौथा पॉइंट है घ, इसमें शामिल नहीं है, वर्णन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब घ हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्योग्राफिकल जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो भौगोलिक सूचना इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं देता है? इस पर इंपॉर्टेंट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, प्राचीन महाकाव्य। जाहिर सी बात है, इन तीनों इंफॉर्मेशन से आपको मिल जाएगा कि भौगोलिक इंफॉर्मेशन, यात्री जो होते हैं वही बताए थे कहाँ का भूगोल क्या था, प्राचीन मानचित्रों से मिलती है, और चंद्रमा से जो पदार्थ मिलेंगे उससे भूगोल की चीजें तो निकाली जाती हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है ही। प्राचीन महाकाव्य इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अभी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूरा मानव भूगोल है वो इसी पार्ट पर निर्धारित है कि मानव और जो मानव है और पर्यावरण है, इसमें जो अनन्य क्रिया है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध है, इसकी बात वो करता है। तो मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कौन कर रहा है? प्रौद्योगिकी कर रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानिक संगठन। बाकी सारी चीजें भूगोल का उपगमन है। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपको ध्यान रखने हैं। अब थोड़ा सा लघु तरह के क्वेश्चंस देखते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो हमने बार बार बताया था कि मानव का और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है ना। तो अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिसमें कुछ बातें कॉमन है, वही हम परिभाषा में देखेंगे। जैसे मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, ठीक, यानी जो पूरा हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो मानवीय जगत है, इसके बीच का जो इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है। मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, यानी वो कहां कहां कौन सी घटनाएं वितरित हैं, लगी हैं, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस हैं, इसकी स्टडी की जाती है, इसको अध्ययन किया जाता है, ये मानव भूगोल में देखा जाता है। जैसे हमने देखा था कि प्रकृति का मानवीकरण होना, मानवों का प्रकृतिकरण का होना, ये सारी चीजें इसमें क्या किया जाता है? निश्चयवाद, संभावनावाद, सारी चीजें इसमें अध्ययन की जाती हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या देखा जाता है? जो प्राकृतिक या भौतिक हमारा पर्यावरण है और जो मानवीय परिघटनाएं, इनके बीच का क्या अंतर संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए कि कौन कौन सी चीज ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपको स्टडी करनी रहती है, क्या क्या वो क्षेत्र हैं या सब पार्ट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, और ये इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो आ रही है ये सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड हो चुकी है। अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है ना, आजकल आप जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, या फिर दुनिया में जो खास करके भूमंडलीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, इनके डेवलप होने का, एक दूसरे से आदान प्रदान होने का जो कारक है, उसमें भौगोलिक क्या कारक है, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं।
लिंग भूगोल, इसमें आपका जनसंख्या वाली चीजों से निकल के आती हैं। ऐतिहासिक भूगोल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आप इतिहास को पढ़ते होंगे देखते होंगे कि इस क्षेत्र में इस राजा का शासन था, या ये पर्टिकुलर जो लड़ाकू थे ये इस क्षेत्र से आक्रमण करके इधर आए, है ना। ये जो इतिहास आप पढ़ते हैं उसका अपना एक भूगोल है। चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल यानी कौन से रिसोर्सेस का है, कृषि भूगोल बहुत महत्वपूर्ण, और ये तो बहुत ज्यादा, एग्रोनॉमी एक शब्द है, और उसके अलावा एग्रीकल्चर का भूगोल का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानव के अंतरक्रिया और मानव के साथ प्रकृति के जुड़ाव से सीधा संबंध रखता है। पर्यटन भूगोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म आजकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरी है, और उसमें भूगोल का तो बहुत ही बड़ा रोल है। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति रहेगी, अगर गर्म प्रदेश है तो ठंडे के लोग वहां जाएंगे, ठंडा प्रदेश है तो गर्मी से वहां लोग जाएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। विपणन भूगोल, इसको कहते हैं मार्केट जियोग्राफी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट और भूगोल का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उद्योग भूगोल यानी इंडस्ट्रीज का भूगोल, कौन सी इंडस्ट्रीज कहां पर होगी। हमने जब इंडस्ट्री वाला विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाओं में हम देख रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि जो इंडस्ट्रीज है उनके स्थायीकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और उसमें भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो जब आप ह्यूमन जियोग्राफी या मानव भूगोल पढ़ेंगे तो उसको जो सब सेक्टर्स हैं, इसको आप कह सकते हैं सब सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, यानी जो और सोशल साइंस हैं इससे कैसे रिलेटेड है ह्यूमन जियोग्राफी। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, जिसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो मानव भूगोल है वो कहीं ना कहीं जो है अर्थशास्त्र से भी जुड़ी है, सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ी है, अन्य कृषि से जुड़ी है, अन्य पहलुओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, है ना, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और जनांगिकी। तो ये अलग अलग जो डिसिप्लिन है, अलग अलग जो विषय हैं, इन विषयों का मानव भूगोल के साथ एक क्या है, या अन्य जो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के अलग अलग डिसिप्लिन हैं उनके साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और ये इसको और ज्यादा डायनेमिक बनाता है, और ज्यादा अंतर विषयों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसलिए मानव भूगोल एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही नए तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें सभी तरह के सामाजिक विज्ञान उससे जुड़े हुए हैं परस्पर रूप से। आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित का उत्तर 150 शब्दों में आपको लिखना है। पहला है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जब प्रकृति अपना प्रभाव डालती है इंसानों पर तो उसको मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम्पल लें बर्फीले प्रदेशों का, जहां इग्लू वाले मकान बनते हैं, वहां इतना ठंडी स्थिति है कि उस तरह के मकान बनाने पड़ रहे हैं। या अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो जिस तरह के मकान बनते हैं, या जिस इलाके में कई ऐसे बंजारे होंगे जो अपने अपने हिसाब से दिनचर्या रखते हैं, अपने हिसाब से रहन सहन बना लेते हैं, वहां के भूगोल को देखते हुए, वहां के पर्यावरण को देखते हुए। तो जब पर्यावरण का असर सीधे सीधे मानव पर पड़ता है और मानव उसी हिसाब से अपना हैबिटेट या अपना जो प्रवास है वो बनाने लगता है, अपने रहन सहन की स्थिति वैसे बना लेता है, अपनी पूरी जो दिनचर्या है, पूरा जो जीने का तरीका है वो प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, तो उसको हम कहते हैं मानव के प्रकृतिकरण का बातचीत। अब देखते हैं। आदिम अवस्था में, मतलब बहुत पुराने समय में, जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। अच्छा, आज के जमाने में हालांकि उसको हम थोड़ा ओवरकम करते हैं, इसीलिए प्रकृति का मानवीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहां बहुत गर्म कमरा है, हमने एयर कंडीशन लगा लिया, उसको ठंडा कर लिया। तो आज तो बहुत प्रौद्योगिकी के आने के बाद चेंजेस हो गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बहुत कम थी तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। जो प्रकृति जिस तरह का कंडीशन बनाती थी, मानव वैसे ढल जाता था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम ही थी, यानी मानव के जो सोशल डेवलपमेंट की कंडीशन थी वो पुरानी थी। मानव के इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जब मानव प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल रहा है तो ये क्या कहा जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था।
विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य और सत्कार योग्य बनी हुई है। जाहिर सी बात है, आप पुराने स्थितियों में भी देख लें, अगर पौराणिक कथाओं को देख लें, वेदों की बात सुन लें जो पुराने प्राचीन काल में चलती थी, तो प्रकृति को पूजा जाता था, प्रकृति के हिसाब से ही सारे त्योहार रखे जाते थे, कृषि की पद्धति रखी जाती थी, जीवन जीने के तरीके रखे जाते थे, खान पान, वेशभूषा और कपड़ों का स्थिति रहती थी। आज के डेट तो इस पूरे स्थिति को हम क्या कहते थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते थे। लेकिन अब हमने क्या किया है, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, तो तरह तरह के पर्यावरण की समस्याएं हमको झेलनी भी पड़ रही हैं। तो मानव के प्राकृतिकरण का मतलब यह है कि मानव खुद को प्रकृति के अधीन करे, सरेंडर करे, उसके हिसाब जीवन जिए। आ रही बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए, हम मदर नेचर कहते हैं। मदर नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचर से वो चीजें निकल के आ रही हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वस्व दिखाई देती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अब देखिए, हम ये जो हमने मेन कंसेप्ट देखा, वो देखा कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या क्या है, लेकिन यहां पर लास्ट में इसको भी कंडीशन हमने समझा दिया कि प्रकृति के मानवीकरण की क्या बात है, जिसको संभावनावाद कहते हैं। और प्रकृति के मानवीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, आप प्रकृति को उस हिसाब से थोपने लगते हैं, प्रकृति का उस हिसाब से दोहन करने लगते हैं अपने विकास के लिए, अपने आगे संसाधनों के इस्तेमाल के लिए। आप क्या करते हैं? प्रकृति के उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उस समय फिर उसको और डिटेल में भी हमने देखा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संभावनावाद, या उसको प्रकृति का मानवीकरण कह देते हैं। तो ये कंसेप्ट भी साथ में आप समझते हुए चलेंगे। अब अगला है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्या क्या चीजें उसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। ठीक, वास्तव में भूगोल का एक मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। मानव ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी या प्रकृति है वो एक घर के तरह है और मानव उसमें निवास कर रहा है। जब मानव उसमें निवास कर रहा है तो उस प्रकृति के साथ उसका कैसा संबंध है, आ रही बात समझ में। इसकी सब उपक्षेत्र कई हो जाएंगे, वो टूरिज्म के हिसाब से कैसे यूज कर रहा है, कृषि के हिसाब से कैसे यूज कर रहा है, जनसंख्या लिंक के हिसाब से कैसे इस्तेमाल कर रहा है, बाजार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन मानव का कैसा बिहेवियर उस प्रकृति के साथ हो रहा है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उन मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, यानी जो भी चीजें मानव कर रहा है वो कहां कहां लगा रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो कहां लगा रहा है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। यानी अगर विश्व है, उसके 7 महाद्वीप हैं, तो सामाजिक स्ट्रक्चर कहीं अलग है, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, व्यापार, बाजार, सारी चीजें अलग अलग तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित ही इसमें भूगोल का बहुत बड़ा असर होगा, पर्यावरणीय स्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसी योगदान, स्थिति और जो अंतर संबंध है उसके अध्ययन मानव भूगोल करता है और वही उसका विषय क्षेत्र है। तो सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन को सेंटर में रखकर यह अध्ययन किया जाता है। उसकी और उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी। अब मानव जैसा उसमें बिहेव करता है उस तरह का शास्त्र या सामाजिक विज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे समाज में वो कैसे रह रहा है तो समाज शास्त्र, उसमें वो राजनीति कैसे कर रहा है तो राजनीति शास्त्र, उसमें वो आर्थिक चीजों को कैसे, आर्थिक क्रियाओं की गतिविधि क्या है तो उसको अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र, उसमें वो किस तरह की अपने जो उसका आज व्यवहार कैसा है, सोचने की किस तरह की बात है तो उससे साइकोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, मनोविज्ञान की बात आती है। इतिहास उसका कैसा रहा है, उसमें वो अपने जो है बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या कर रहा है तो उसमें फिर चिकित्सा की बात आती है। उसका जनसंख्या किस तरह का है तो जनांकिकी की बात आती है। प्लानिंग वो कैसे करेगा तो नियोजन की बात आती है। नगर ग्रामीण कैसे शहर बसाए जा रहे हैं उसके अध्ययन की बात आती है। तो जैसा वो बिहेव करता है, कृषि अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक, पर्यटन, ये सब उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी मानव प्रकृति के साथ अलग अलग क्रियाकलापों के लिए जिस तरह का व्यवहार करता है, जो जो चीजें शामिल करता है, उस तरह के शास्त्र उसमें निकलकर सामने आते हैं।
तो ये एनसीईआरटी के बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। इसका हमने आंसर देखने का प्रयास किया। इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैग्नेट बेंच पर मिल रही हैं बिल्कुल निःशुल्क। जहां कक्षा 6 से 12 तक के लिए आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई कर सकते हैं। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कांसेप्ट वीडियोस और एमसीक्यूज हम आप तक लेकर आते रहेंगे। पहले चैप्टर का ये महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, इसको रिवाइज करिए। इससे संबंधित किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।